हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। और मैं हूं अभिषेक अग्रवाल, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। हाजिर हूं क्लास 10th की केमिस्ट्री का कंटिन्यूएशन सेशंस को लेकर, यानी कि जो मेटल एंड नॉन मेटल हमने स्टार्ट कर दिया है, और स्टार्ट ही नहीं किया है। सिर्फ शिकायत रहती थी ना हर बार कि सर सिर्फ जो क्या करते स्टार्ट कर देते चैप्टर को और उसके बाद लेक्चर्स गायब हो जाते हैं, उसके बाद कोई लेक्चर नहीं आता, फिर 3 महीने के बाद एक लेक्चर आएगा, फिर 1.5 महीने के बाद लेक्चर आएगा। तो भैया अब ये शिकायत उम्मीद करते हैं दूर हो गई होगी, क्योंकि अब आपको मिल रहे हैं बैक टू बैक लेक्चर्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हमने स्टार्ट कर दिया है, उसी का कंटिन्यूएशन लेक्चर हम लेकर आए हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स को। इससे पिछले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हमने डिस्कस किया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को। मेटल की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिस्कशन हमने किया था पिछले वीडियो में। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको मिल गया है वहां पर लिंक मैंने लगा दिया है। उस लिंक के थ्रू पहले आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का वीडियो देखो, क्योंकि अगर तुम कंपेयर करोगे ना कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल में कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं बहुत क्लियर कर दूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट नॉन मेटल भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि कुछ ना कुछ एक आध क्वेश्चन आपको नॉन मेटल से भी आ सकता है केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर। ठीक है भाई, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहली केमिकल रिएक्शन जो नॉन मेटल में देखने को मिलती है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में जो देखने को मिलती है, वो अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, याद करो मेटल में भी पहली प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी वो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन ही देखी थी। ठीक है, क्या होगा जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे? पहली बात तो करेंगे भी कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। करके क्या बनाएंगे, समझेंगे इस बात को कि जब भी नॉन मेटल्स रिएक्ट करेंगे, व्हेनेवर नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस के रूप में रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस के रूप में रिएक्ट करेगी एंड दे विल प्रोड्यूस नॉन मेटालिक ऑक्साइड, यानी कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जिनको हम कहते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन ये कर लेंगे। तो नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा और नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना लेता था। भैया आपने मेटल लिया, मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी और क्या बना लिया? मेटल का ऑक्साइड। वैसे ही नॉन मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी और क्या बना लिया? नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। बट हां, जरूरी नहीं है कि सारे नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करें, ऐसा जरूरी भी नहीं है। तो ज्यादातर करेंगे, ठीक है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे। तो नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, इनके नेचर की भी बात करेंगे। अनलाइक मेटल्स दे डू नॉट फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं भाई, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आप याद रखेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, या फिर ये न्यूट्रल नेचर के होते हैं। और ये बिल्कुल उल्टी बात है जो हमने मेटल ऑक्साइड्स में देखी थी। मेटल ऑक्साइड्स हमने क्या बोले थे? बेसिक नेचर के होते हैं। हमने कैसे चीज पता करी थी कि हमने मेटल ऑक्साइड्स बनाए थे और मेटल ऑक्साइड्स को हमने पानी में डिसॉल्व कर दिया था। पानी में डिसॉल्व करके वो हाइड्रोक्साइड्स बन गए थे, यानी कि उनमें OH- आयंस आ गए थे। और हमें मालूम है जो कंपाउंड OH- आयंस अपने अंदर से रिलीज कर सकता है, मतलब वो एक बेस होता है। तो मेटल ऑक्साइड्स बेसिक हैं, ये पानी में डालकर हमें पता चला। इन द सेम वे नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होंगे, या तो एसिडिक होंगे या फिर न्यूट्रल होंगे, बेसिक नहीं हो सकते कभी। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होंगे, ये बात कैसे पता चलेगी? कुछ नहीं करना, नॉन मेटल ऑक्साइड्स को भी आप पानी में डाल दो, नॉन मेटल ऑक्साइड्स को भी आप पानी में डिसॉल्व कर दो। जब पानी में डिसॉल्व होंगे तो दे बिकम एसिड, प्रॉपर एसिड। तो अल्टीमेटली एसिड बन रहा है, मतलब ये ऑक्साइड्स के पास एसिडिक कैरेक्टर है, मतलब इनके पास एक एसिडिक नेचर है। ये भी साबित करेंगे। ठीक है, रिएक्शन है मेरे पास, सल्फर की रिएक्शन है, सल्फर की फिर वाटर के साथ प्रूव करके रिएक्शन है, कार्बन की रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जो कि एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो ये सारी रिएक्शन में समझा देता हूं। यहां पर देखेंगे, पहले कार्बन की ले लेते हैं, सबसे अच्छा। कार्बन हमें मालूम है एक प्रकार का नॉन मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाएगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये बन गया तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, अब ये तुम्हारा 100% एसिडिक ऑक्साइड है, मतलब ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस इज एसिडिक ऑक्साइड। प्रूफ करूंगा अभी मैं, ये साबित करूंगा कि भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड कैसे है, इसको भी साबित करेंगे। अगले बात पर आते हैं, सल्फर की रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीजन के साथ।
तो ये बन जाएगा पहले सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जिसको बोलते हैं। हाँ, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड पहले इनिशियली बनाएगा, बट अगर ऑक्सीजन बहुत एक्सेस में है, अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है तो ऑक्सीजन और ज्यादा ऐड होकर सल्फर डाइऑक्साइड में एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ऐड होकर ये बन जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। तो पहले ये बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड और फिर ऑक्सीजन और ज्यादा हुई तो सल्फर डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन ऐड होगी, फर्दर इट विल गोइंग टू गिव यू सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। ये भी आपका नॉन मेटल का ऑक्साइड है सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये भी एसिडिक नेचर का है। कैसे है ये पे प्रूफ करूंगा SO3 को। लास्ट एक और ले लेते हैं, नाइट्रोजन को उठा लेते हैं। नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बहुत सारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं। बट अभी जो फिलहाल वो बना रहा है NO2, यानी कि दिस विल गिव यू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये भी नाइट्रोजन भी आपका नॉन मेटल है, याद रखना। तो ये बन गया आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, O2 के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये सारे ऑक्साइड्स जो आपको मिल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये एसिडिक नेचर है। इसका प्रमाण कैसे लगेगा, इसको प्रमाणित कैसे करेंगे? उठाकर सबको पानी में डाल दो, वाटर में डाल दो। अब देखो पानी में डाला तो क्या हुआ, H2CO2 और एक H2CO3, CO2 को उठाकर हमने पानी में डाला तो क्या बना, H2CO2 है और एक ऑक्सीजन और है। तो क्या बनेगा भाई यहां पर, दिस विल गिव यू H2CO3 विच इज नथिंग बट योर कार्बोनिक एसिड। H2CO3 which is nothing but your carbonic acid, H2CO3, so this is called as carbonic acid। अब नाम में ही एसिड आ रहा है, मतलब कार्बोनिक एसिड इज एन एसिड। अब हमने कहा यार अगर ये चीज एसिड बन रही है, मतलब अगर कोई रिएक्शन का प्रोडक्ट एसिड है तो डेफिनेटली जो रिएक्टेंट्स है उनमें से किसी के पास एसिडिक बिहेवियर होगा। पहले हम गए पानी के पास, हमने कहा पानी तुम एसिडिक हो क्या? पानी बोलता है नहीं भाई मैं तो न्यूट्रल हूं। पानी बोलता है यार मैं तो प्योर फॉर्म में न्यूट्रल हूं, ना तो मैं एसिडिक हूं ना बेसिक हूं, मेरा पीएच तो 7 होता है, तो मैं तो न्यूट्रल हूं। हमने फिर पानी से पूछा फिर तुमने ये एसिड कैसे बनाया? तो पानी ने कहा सर मेरे अंदर जिसको ऐड किया होगा हो सकता है उसके पास एसिडिक कैरेक्टर हो। हमने कहा तुम्हारे अंदर किसको ऐड किया? तो बोलता कार्बन डाइऑक्साइड को। तो फिर हमें ये पता चल गया कि हाँ ये कंफर्म है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके पास एसिडिक कैरेक्टर है, मतलब इट इज एसिडिक इन नेचर। तो ये एसिडिक नेचर का हो गया क्योंकि पानी में डिसॉल्व करके ये एसिड बना रहा है, जिससे साबित होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एसिडिक कैरेक्टर अपने अंदर रखता है। डन। आगे देखो, सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड की बारी है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं। यहां देखेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड को अपन पानी में मिला रहे हैं। दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड डिसॉल्विंग इन वाटर, दैट इज H2O। H2O में डिसॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे H2SO3 यहां से ले लेगा और एक पानी का मिल जाएगा, तो O कितने हो गए? 4। तो H2SO4, तो दिस विल गिव यू सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 दिस इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स, दुनिया का सबसे खतरनाक एसिड। तो देखो सबसे खतरनाक एसिड भी बन गया H2SO4, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। अब फिर हमने कहा कि भाई अगर एसिड बन रहा है तो प्रोडक्ट में अगर एसिड है तो रिएक्टेंट में किसी के पास तो एसिडिक कैरेक्टर होना चाहिए क्योंकि वहां पर कंप्लीट एसिड बना है। तो हमने पानी को पूछा तो पानी बोला नहीं मैं तो न्यूट्रल हूं। तो फिर हमने कहा कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो 100% एसिडिक कैरेक्टर का होगा। तो इससे ये साबित हो गया कि जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है इट डेफिनेटली कंटेन्स एन एसिडिक कैरेक्टर। तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑल्सो कंटेन्स एन एसिडिक कैरेक्टर, ये भी बात प्रमाणित हो गई। आगे बात करते हैं एक और, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को उठाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को उठाकर पानी में डिसॉल्व कर दिया, HNO3। अब इसमें H2NO3 नहीं कर सकते आप क्योंकि यहां पर एक ही मोनो बेसिक एसिड होता है ये नाइट्रिक एसिड, तो HNO3 तो बैलेंस कर देंगे, हालांकि आगे चलकर इसको बैलेंसिंग इतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। तो ये बन जाएगा HNO3। जब NO2 के अंदर पानी, मतलब पानी के अंदर NO2 को डिसॉल्व करोगे तो HNO3, दिस विल गिव यू नाइट्रिक एसिड।
नाइट्रिक एसिड। हमने कहा भाई नाइट्रिक एसिड कैसे बना, तो कंफर्म हो गया कि नाइट्रिक एसिड तब इसलिए बना क्योंकि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसके पास एसिडिक कैरेक्टर है। क्योंकि अगेन पानी तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, और पानी न्यूट्रल हो गया तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मस्ट कंटेन एन एसिडिक कैरेक्टर। तो ये एसिडिक कैरेक्टर है। तो इससे ये साबित होता है कि जो नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इवन सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन सबके पास एसिडिक कैरेक्टर होता है। ये जब पानी में डिसॉल्व होंगे तो एक कंप्लीट एसिड बन जाएंगे। ठीक है, कुछ वीक एसिड होंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, लेकिन मुद्दा ये कि पानी में जाकर ये एसिड बन रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इनके पास डेफिनेटली एक एसिडिक कैरेक्टर होगा। और यही रीजन बनता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स के एसिडिक कैरेक्टर की वजह से एसिड रेन होती है। एसिड रेन का कंसेप्ट जो है उसका हालांकि मैं एक अलग वीडियो आपको दूंगा, एसिड रेन कैसे बनती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो एसिड रेन यही रीजन होता है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर होता है। क्योंकि होता क्या है कि जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज होती हैं, वो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में जो फ्यूल जलता है, उस फ्यूल का जो धुआं निकलता है उनकी चिमनी से, वो यही नॉन मेटल ऑक्साइड्स का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा, ये उनके स्मोक से निकलेगा। जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में फ्यूल जल रहा है उसका जो स्मोक प्रोड्यूस होता है उस स्मोक से निकलेगा, जो वो एयर में रिलीज कर देते हैं। अब होता क्या है कि ये एयर में पाए जाते हैं, फिर बारिश के मौसम में बारिश होती है, पानी नीचे आता है, तो पानी और ये धुएं में जो निकल रहे हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स ये मिल जाते हैं। पानी में जब ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स मिलेंगे तो ये सब एसिड बन जाएंगे, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड पानी में मिल जाएंगे। तो पानी में जैसे ये मिलकर बन जाएंगे एसिड्स, ये वापस धरती पे गिरेंगे और उस बारिश को हम एसिड रेन कह देंगे। तो वो जो धरती पे गिर रही है बारिश, उसको फिर हम एसिड रेन कह देंगे, और जिससे हमें बहुत सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं। फसल खराब हो जाती है, क्रॉप्स जो फार्मर उगा रहे हैं वो एसिडिक हो जाती है, सॉइल एसिडिक हो जाती है। जो पानी होता है बरसात का वो बड़े वाटर रिजर्वॉयर्स में मिलता है, नदी में, तालाब में, समुद्र में, तो वहां का पानी बहुत एसिडिक हो जाता है, मतलब पीएच बहुत गिर जाता है उसका और पानी एसिडिक हो जाता है। तो जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो खत्म हो जाती है। जो मछली, मेंढक, पेड़ पौधे सब हैं जो एक्वेटिक लाइफ है, वो एक्वेटिक स्पीशीज जो है वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाती। ताजमहल जो पीला पड़ रहा है उसका बहुत बड़ा रीजन था कि एसिड रेन होती थी वहां पर, क्योंकि ताजमहल जो है वो यमुना रिवर के बैंक पर है, और दूसरी साइड बैंक के क्या है, यमुना रिवर के दूसरे बैंक पर क्या है, मथुरा ऑयल रिफाइनरी, जो अभी बंद हो गई 2012 से, लेकिन वहां पहले मथुरा ऑयल रिफाइनरी थी जिसके फ्यूल के जलाने से ये सब निकलते थे धुएं, और ये निकलते थे तो क्या होता था, बारिश होती थी तो ये वापस क्या करते थे, धरती पर गिरते थे, यानी कि ताजमहल पर गिरते थे, तो एसिड बनकर ताजमहल पे गिरते थे। ताजमहल का जो पत्थर था वो वो बेसिक था, तो वो बेसिक पर एसिड जब अटैक करता है, तो बेसिक पर जब एसिड अटैक करता है तो वो बेसिक पत्थर करोड़ होता है, मतलब वो येलो रंग का हो जाता है, इसलिए ताजमहल का कलर पीले रंग का हो रहा था। तो ये सारे रीजन हैं, ये सारी प्रॉब्लम है जो एसिड रेन की वजह से होती है, और एसिड रेन का कॉज जो है वो ये है नॉन मेटल ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर होना। तो अल्टीमेटली नॉन मेटल ऑक्साइड्स का एसिडिक नेचर एसिड रेन कॉज करता है, जिससे बहुत ज्यादा एनवायरमेंट को नुकसान होता है। ठीक है, तो एसिड रेन पर ऑल्दो मैं एक अलग वीडियो आपको दे दूंगा, तो वो वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, और जब बनेगा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एसिड रेन का वीडियो भी देख लेना। ठीक है, सो दीज आर नॉन मेटल ऑक्साइड्स, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स का यही नेचर होता है एसिडिक, बट यस कुछ ऑक्साइड्स न्यूट्रल भी होते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड्स का भी एक बेस्ट एग्जांपल मैं दे देता हूं कि कार्बन को अगर आप इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज करोगे, कार्बन और ऑक्सीजन आपने दे दी बट उतनी ऑक्सीजन नहीं है, इनसफिशिएंट है। इनसफिशिएंट पता है कब होगी, जब आप उसको पूरे ओपन एयर में नहीं जला रहे हो। कार्बन को आप पूरे ओपन एयर में नहीं जला रहे हो, जैसे कार्बन मेनली आपके फ्यूल में पाया जाता है, पेट्रोल, डीजल, ये फ्यूल होता है। और जब आप गाड़ी में पेट्रोल डीजल जलाते हो गाड़ी को चलाने के लिए, तो ये आग जो लगती है पेट्रोल और डीजल में वो एक क्लोज्ड इंजन में लगती है, आईसी इंजन उसको कहते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन, मतलब ओपन एयर में आग नहीं लगती, इंजन के अंदर आग लगती है। इंजन में सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के अंदर वो पेट्रोल डीजल जाते हैं और उसमें आग पकड़ते हैं वो। तो जब इंजन के अंदर आग लगती है तो उधर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती, मतलब सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता, क्योंकि इंजन के अंदर आग लग रही है। सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कब होगा, जब ओपन एयर में तुम कोई चीज जलाओ। लेकिन अगर मान लो एक कमरा है, क्लोज्ड कमरा है, उस क्लोज कमरे में तुम पेट्रोल, डीजल या कार्बन को जला रहे हो, तो उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिलती तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का।
दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ये पॉइजन है, ये बहुत बड़ा पोल्यूटेंट है एनवायरमेंट के लिए, क्योंकि ये कार्बन का पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज फॉर्म नहीं है। कार्बन का पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज फॉर्म कौन है भाई? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया। दिस इज CO2 कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया। लेकिन ये कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में ये ऑक्सीडाइज हुआ है। तो इसको आप कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कह दो, या आप कह दो कि यार ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा में नहीं था, तो कार्बन का कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आपका एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये एसिडिक नहीं है, लेकिन हालांकि ये न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उससे बेटर है कार्बन डाइऑक्साइड से। ये बहुत खतरनाक है, इंसानों के लिए पॉइजन है। अगर एक क्लोज रूम में तुम किसी फ्यूल को जलाओगे तो जो धुआं वहां रूम में बनेगा, अगर उसको बाहर रिलीज नहीं किया तो वो धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड का इतना ज्यादा हो जाएगा एक टाइम के बाद कि तुम्हें थोड़ी देर के बाद सफोकेशन, उसके थोड़ी देर के बाद ब्रीथिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, और उसके थोड़ी देर के बाद इवन डेथ ये भी हो सकती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन है भाई। इसलिए क्लोज्ड रूम में कभी भी आग नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि पर्याप्त ऑक्सीजन उधर नहीं मिलता। पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है। क्लियर हो गया? तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेस्ट एग्जांपल है कि ये एक प्रकार का न्यूट्रल ऑक्साइड है। इट्स अ न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, तो अल्टीमेटली या तो एसिडिक ऑक्साइड बनेंगे या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनेंगे। क्लियर हो गया? नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। लपक के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपको इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि भाई आपको अल्टीमेटली नोट्स को बनाना है। ठीक है, तो नोट्स के लिए आप स्क्रीनशॉट जरूरी है। अगर लेक्चर के दौरान ही आप नोट्स बना रहे हो तो वेल एंड गुड, बट आपको लगता है नहीं अभी मैं कहीं बाहर बैठा हूं और सिर्फ मोबाइल पर अपने लेक्चर देख रहा हूं, कॉपी पेन नहीं है, तो प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट घर जब जाएं तो आप इंटरनेट बंद करके उन स्क्रीनशॉट से अपने नोट्स बनाएं। सिर्फ स्क्रीनशॉट रखने से कोई मतलब नहीं है जब तक वो नोट्स में कन्वर्ट नहीं होते, तो नोट्स जरूर बनाने। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो ये थी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। याद रखना, नॉन मेटल में अगर कोई रिएक्शन इंपॉर्टेंट है तो यही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। वैसे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पे ज्यादा सवाल नहीं आते, बट अगर कोई आएगा तो फिर यही आएगा। ठीक है, क्योंकि उसके आगे की रिएक्शंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो एनीवे आगे चलते हैं और अगली रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन विथ वाटर, बड़ा सिंपल सी चीज है कि नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, अनलाइक मेटल्स करते थे, और मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते थे कोल्ड वाटर और हॉट वाटर में। लेकिन अगर स्टीम होता था तो मेटल ऑक्साइड बनता था और वाटर रिलीज होता और H2 रिलीज होता था, हाइड्रोजन गैस। तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन नॉन मेटल्स पानी में रिएक्ट नहीं करेंगे, चाहे कार्बन हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे सल्फर हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे कोई सा भी नॉन मेटल हो, वो पानी में रिएक्ट नहीं करता। तो देयर इज नो रिएक्शन एज सच। पढ़ लेते हैं फिर भी। नॉन मेटल्स यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड दे कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स और वाटर लाइक मेटल्स डू। प्रॉब्लम क्या है? नॉन मेटल जो होता है वो पानी में मौजूद हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता जैसे मेटल कर सकता था। तो नॉन मेटल इस हाइड्रोजन को लात नहीं मार सकता, और लात नहीं मार सकता तो देयर विल बी नो प्रोडक्ट गोइंग टू फॉर्म्ड। सो देयर विल बी नो प्रोडक्ट गोइंग टू बी फॉर्म्ड, और यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। सम नॉन मेटल्स सच एज फास्फोरस मे रिएक्ट वाटर अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। लिख दिया अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन पर जाओगे तो फास्फोरस पानी से रिएक्ट कर सकता है, बट वो सिलेबस में नहीं है अपने, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशन वाली रिएक्शंस हम लोग नहीं पढ़ते, हम नॉर्मल कंडीशंस वाली रिएक्शंस पढ़ते हैं। बट इन जनरल द रिएक्शन विथ वाटर इज नॉट टिपिकल फॉर नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स अल्टीमेटली रिएक्ट नहीं करेंगे कुल मिलाकर। तो आपको यही लिखना है दैट देयर विल बी नो रिएक्शन गोइंग टू अकर। क्लियर हो गया? तो नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, सिर्फ लिख लो नॉन मेटल प्लस वाटर गिव्स नो रिएक्शन। नो रिएक्शन ऐसा लिख लो, नॉन मेटल्स प्लस वाटर gives no reaction, so there will be no reaction. ठीक है, चलो अगला देखते हैं। रिएक्शन विद एसिड, सेम जैसा पानी में दिक्कत थी वैसे ही एसिड में भी दिक्कत है। ठीक है, मेटल जहां पर इनको एक्स्ट्रा एज एडवांटेज मिल रहा था, नॉन मेटल को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स प्लस अगर तुम एसिड देखोगे तो एसिड में क्या होगा? एसिड में H होगा, हाइड्रोजन होगा, और नॉन मेटल में इतनी क्षमता नहीं है कि भैया वो हाइड्रोजन को लात मार सके। मेटल में है वो क्षमता। मान लो कोई एसिड है H है,
H तो होगा ना एसिड में, एनी कंपाउंड विच रिलीजेस हाइड्रोनियम आयन, H प्लस आयन इज नोन एज एन एसिड, तो डेफिनेटली उसमें हाइड्रोजन तो होगा। तो भाई नॉन मेटल में, सॉरी एसिड में हाइड्रोजन होगा, बट नॉन मेटल में वो कुव्वत नहीं है कि वो हाइड्रोजन को हटा दे। नॉन मेटल में वो क्षमता नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है, वो टेंडेंसी नहीं है कि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके, और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा तो देयर विल बी नो रिएक्शन अगेन, देयर विल बी नो रिएक्शन। मेटल में है, क्योंकि मेटल का नेचर जो है ना वो हाइड्रोजन के नेचर जैसा ही है। हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, मेटल भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और वो मेटल्स तो वो बोलते भाई हम हाइड्रोजन से बहुत अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर रखे गए वो ये बात बोलते भी हैं कि यार हम तो तुमसे बहुत अच्छे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो हम तुम्हें लात मार देंगे एसिड से। तो हाइड्रोजन उनसे लात खा लेता है एसिड में से, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेचर सेम नहीं है, तो लात नहीं मार सकते, तो इसलिए नॉन मेटल H को लात नहीं मारेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। सो नॉन मेटल्स डू नॉट जनरली रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू रिलीज हाइड्रोजन गैस, अनलाइक मेटल्स. This is because they lack the ability to donate electrons, that is they are not good reducing agents. तो वो donate नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स नहीं है, यानी कि खुद को बहुत अच्छा ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, इसलिए वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, मतलब वो एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकते। मेटल एसिड को रिड्यूस कर सकता है, मेटल एसिड में से H निकाल सकता है, H का निकालना मतलब उसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो मेटल के पास वो टेंडेंसी है कि उसके पास एक रिड्यूसिंग नेचर होता है, जो कि नॉन मेटल्स में नहीं है, ठीक है। हाउएवर, लेकिन एक्सेप्शन है यहां पर, और एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड लेवल पर नहीं, लेकिन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हो, कोई ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो या एनटीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात इंपॉर्टेंट है? हाउएवर सर्टेन नॉन मेटल्स कैन रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड एसिड्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंट नॉन मेटालिक प्रोडक्ट्स। कुछ नॉन मेटल्स हैं जैसे कि कार्बन, अगर आप उसको कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट कराओगे तो वो कर लेगा और वो नॉन मेटालिक प्रोडक्ट्स फॉर्म कर लेगा। कैसे? देखो, कार्बन ले लिया और तुमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, कार्बन प्लस H2SO4 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब क्या होगा, कार्बन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड में कार्बन खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा, तो कार्बन खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा मतलब एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और कार्बन बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड रिड्यूस हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में, ये एसिड है H2SO4, H2SO4 इज गेटिंग रिड्यूस टू SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड वर्जन है। S के पास 4 ऑक्सीजन थे, यहां 2 ही हैं, सल्फर 4 ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन पे आ गया, रिड्यूस हो गया और वाटर बनेगा। तो यहां पर ये बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज बेसिकली योर कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन नॉन मेटेलिक प्रोडक्ट है क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड है। ये हो गया तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड, अगेन ये भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो ये भी नॉन मेटेलिक प्रोडक्ट होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, एंड दिस इज वाटर। इसको भी हाइड्रोजन का ऑक्साइड कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन का नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो सारे प्रोडक्ट जो आपको मिल रहे हैं ये तीनों आपके नॉन मेटालिक प्रोडक्ट्स हैं, नॉन मेटालिक प्रोडक्ट्स। ये जो बात करी है ना इन्हें नॉन मेटालिक प्रोडक्ट्स की, ये तीनों आपके नॉन मेटालिक प्रोडक्ट्स हैं। तो ऑल दीज 3 आर नॉन मेटल के प्रोडक्ट्स, यानी कि दीज आर नॉन मेटालिक प्रोडक्ट्स। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये नॉर्मली हमको ये बोलना है कि जो नॉन मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा बिकॉज उसके पास टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनने की जैसे कि मेटल के पास है, तो इसलिए नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके कोई रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। बट एक्सेप्शन है कि कार्बन को अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करोगे तो नॉन मेटालिक प्रोडक्ट बनेंगे। कार्बन खुद को ऑक्सीडाइज करके CO2 बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ में वाटर भी बनेगा। तो चाहे वाटर हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये तीनों आपके नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के प्रोडक्ट हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है मतलब नॉन मेटल के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई रिएक्शन विद एसिड्स में, यहां पर नॉन मेटल की ये रिएक्शन भी कंप्लीट, ठीक है। एक्सेप्शन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखो क्या होगा कि अगर क्वेश्चन आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉन मेटल्स रिएक्टिंग विद एसिड्स, तो आपको सिंपल लिखना है कि नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते। रीजन इज सिंपल, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव टेंडेंसी नहीं रखते करने की, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर नहीं रखते अपने पास, और वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकते, हेंस एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात? तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बस इतना लिखना, नो रिएक्शन। फिर उन्हें बोला कि नहीं, इफ देयर इज एनी एक्सेप्शन मेंशन दैट, तो फिर एक्सेप्शन को मेंशन कर देना कार्बन और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं, रिएक्शन विद क्लोरीन।
क्लोरीन के साथ क्या नॉन मेटल्स रिएक्ट कर सकते हैं? यस, क्लोरीन के साथ नॉन मेटल्स बिल्कुल रिएक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे नॉन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स, क्योंकि देखो क्लोरीन खुद भी एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल क्या चाहते हैं जीवन में? इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो क्लोरीन चाहता है इलेक्ट्रॉन गेन करना, और उस क्लोरीन की रिएक्शन आप किसी नॉन मेटल से करा रहे हो। तो एक्चुअली इट इज अ रिएक्शन इन विच नॉन मेटल इज रिएक्टिंग विद अ नॉन मेटल, क्योंकि नॉन मेटल तो आपने कोई लिया ही है, साथ में आपने क्लोरीन गैस ली है जो खुद भी नॉन मेटल है। तो दोनों को एक्चुअली इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, और जब दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए और डोनेट करने वाला कोई नहीं है, तो वहां पर आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ये आप चैप्टर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में बड़ी डिटेल में पढ़ोगे। आयोनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, मतलब एक एटम डोनेट करता है और दूसरा एटम एक्सेप्ट कर लेता है। बोलता है भाई ए एटम से बी एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो ए एटम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, बी एटम ने गेन किया, ए बी नाम का एक आयोनिक कंपाउंड बन गया, क्योंकि ये बॉन्डिंग आयोनिक बॉन्डिंग है। ये आयोनिक बॉन्डिंग हमने पढ़ी है पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो में आयोनिक बॉन्डिंग के बारे में। जैसे NaCl का फॉर्मेशन था, तो Na ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, तो NaCl बन गया सोडियम क्लोराइड विच इज एन आयोनिक कंपाउंड, बिकॉज NaCl में आयोनिक बॉन्ड है। लेकिन जब दो एटम में कोई डोनेट नहीं करना चाहता, ऐसा भी हो सकता है ना, दो नॉन मेटल्स ऐसे ही हैं, दोनों नॉन मेटल्स बोलते हैं यार हम इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते, उन दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर क्या करेंगे? वो आपस में मांडोली करेंगे, आपस में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आपस में मिल बांट के खाने वाली स्थिति लाएंगे। मिल बांट के खाना क्या? कि भाई तुम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन बीच में रखो, हम हमारा इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं, दोनों एटम ये डिसाइड करेंगे और दोनों एटम म्यूचुअली उसको शेयर कर लेंगे। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन gets mutually shared between two atoms, when the electron gets mutually shared between two atoms, then the bond formed is known as covalent bond. शेयरिंग करते हैं तो बॉन्ड जो बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एंड द कंपाउंड इज नोन एज कोवेलेंट कंपाउंड। ये जनरली कार्बन दिखाते हैं, इसलिए ये जो कोवेलेंट कंपाउंड वाला टॉपिक है बच्चों, ये आएगा आपके कार्बनेट्स कंपाउंड्स में, उस चैप्टर में आपको ये टॉपिक मिलेगा, कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन, तो वहां मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन यहां पर नॉन मेटल की रिएक्शन, एक नॉन मेटल से क्लोरीन गैस, तो यहां पर आपके क्लोराइड्स बनेंगे जो अगेन आपके कोवेलेंट क्लोराइड्स ही होंगे। सो दिस विल ऑल्सो गिव यू क्लोराइड्स विच इज वंस अगेन अ कोवेलेंट क्लोराइड। तो कोवेलेंट क्लोराइड आपका यहां पर बनेगा, ठीक है। These compounds are generally acidic in nature. Yes, ये compounds जो होते हैं generally acidic nature के होते हैं, dissolve in water to form corresponding acids. तो ये जो nature होगा इन covalent chlorides का, वो acidic nature होगा, ठीक है, ये भी याद रखना। So they will be having acidic nature. Acidic nature इनके पास होगा। एक बार देख लेते हैं फॉस्फोरस की, अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ PCl3 बनाएगा, PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, दिस इज फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है। सेम हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे क्लोरीन के साथ, देखो इसमें फॉस्फोरस नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, बट मेनली जो रिएक्ट कर रहा है वो है फॉस्फोरस जो कि नॉन मेटल है। क्लोरीन तो है नॉन मेटल, या हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है? Cl2 के साथ रिएक्ट करके HCl बना रहा है, दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड, और वी कॉल्ड इट एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये तो एसिड नाम में ही आ रहा है, तो दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब ये भी एसिडिक नेचर का है। तो इसका मतलब जो भी कोवेलेंट क्लोराइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, यानी कि पानी में डिसॉल्व करके ये कंप्लीट एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पानी में whenever they will going to dissolve themselves, they will going to convert themselves into acid. इसलिए इससे साबित होता है कि कोवेलेंट क्लोराइड्स एसिडिक नेचर के हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि कोवेलेंट क्लोराइड्स पर भी सवाल आ सकता है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप स्क्रीनशॉट। तो ये रिएक्शन भी हो गई, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन। अब अगली है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद मेटल्स। अब ये रिएक्शन बड़ी सुनी सुनी सी होगी, क्योंकि ये हमने पिछले टॉपिक में भी कवर करी है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। मतलब वहां देखा था मेटल की रिएक्शन नॉन मेटल के साथ, अब देख रहे हो नॉन मेटल की रिएक्शन मेटल के साथ। बात एक ही है यार, 2 में 5 ऐड करो या 5 में 2 ऐड करो, आना साथ ही है, ठीक है। चाकू कद्दू पे गिरे या कद्दू चाकू पे गिरे, कट्टा कद्दू ही है भाई, ठीक है। तो अल्टीमेटली रिएक्शन बिल्कुल सेम है, यहां पर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेटल की एक टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं, तो मेटल की एक टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं। नॉन मेटल की एक टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं।
तो एक्चुअली होगा क्या, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यानी कि देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अभी मैंने बताया व्हेनेवर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर आपके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी करेंगे और ये एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, जो सॉल्ट एक प्रकार का आयोनिक कंपाउंड होगा, क्योंकि यहां पर वो एक आयोनिक बॉन्ड के थ्रू बन रहा है। तो इट्स एन आयोनिक कंपाउंड। ये हमने लास्ट उसमें कवर किया है, और आयोनिक कंपाउंड्स की इवन हमने प्रॉपर्टीज भी देखी कि आयोनिक कंपाउंड्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो वो भी हमने देखी है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले लेते सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फिगरेशन 2,8,1, एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में जो उसको अनस्टेबल कर रहा है, तो सोडियम उसको लूज करना चाहेगा और बनना चाहेगा Na+। लूज करके स्टेबल होगा तो लूज करना चाहेगा, बनना चाहेगा Na+। अब सवाल उठता है लूज कहां करेगा, बताते। क्लोरीन हमने बगल में रखा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फिगरेशन है 2,8,7, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, मतलब ये भी अनस्टेबल है। लेकिन ये स्टेबल कैसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, क्योंकि 7 है तो एक मिल जाएगा तो 8 ऑक्टेट रूल फॉलो होगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और बन जाएगा Cl-। अब सवाल है ये एक इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, कुछ नहीं, जो सोडियम ने लूज करा वो इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ के यहां पर आ गया, यही इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब बन गए दोनों एक कैटायन, सोडियम आयन, और एक एनायन क्लोराइड आयन, ये एनायन। दोनों स्टेबल है तो अपने घर जा सकते थे, लेकिन दिक्कत है कि दोनों पे चार्ज आ गया, तो दोनों पर चार्ज आ गया तो दोनों एक दूसरे से चिपक गए, और चिपक कर NaCl बन गए, जिसपे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इसका प्लस इसके माइनस से कट गया, इसका माइनस इसके प्लस से कट गया। तो अब ये NaCl में क्लियर बन रहा है कि ये एक सॉल्ट है, घर में यूज होने वाला जो देश का नमक है तुम्हारा, टाटा नमक, सूर्या नमक, भास्कर नमक, जो भी नमक है, ये आपका वो सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट है। तो ये सोडियम क्लोराइड इसलिए बना है क्योंकि सोडियम ने क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्लोरीन ने उस डोनेट किए हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया, जो कि आपका एक आयोनिक कंपाउंड है। तो दिस इज एन आयोनिक कंपाउंड। सो नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ मेटल्स, सेम है सब कुछ। Non metals react with metals to form ionic compounds, especially with alkali metals and alkaline earth metals. Alkali metals और alkaline earth metals किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की। ये मैं बता देता हूं, क्योंकि इसमें मेटल कौन से लेने हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 1 को हम कहते हैं alkali metals, ठीक है। इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीशियम। फ्रेंशियम भी आता है, बट फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है इसलिए उसकी बात नहीं कर रहे। और ग्रुप 2 जो है उसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 2 है उसको बच्चों हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 2। इसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इसमें रेडियम भी आता है, बट रेडियम की अगेन हम चर्चा नहीं करेंगे बिकॉज वो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री बनी है, हमारी सिंपल केमिस्ट्री बनी है नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए, जो कि ये है। तो ये वो मेटल्स है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये वो आयन्स हैं, जो ये वो एलिमेंट्स हैं जो केटायन में अपने आप को कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनेंगे, पॉजिटिव आयन को हम केटायन बोलते हैं। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो अपने आप को क्या बनाएंगे, जो अपने आप को केटायन बनाएंगे। तो दीज आर केटायंस, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। एक एल्कली मेटल है और एक एल्कलाइन अर्थ मेटल है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछेंगे भाई आयोनिक कंपाउंड्स में जो मेटल है वो किस ग्रुप का हो सकता है, तो आपको जवाब देना है ग्रुप 1 का हो सकता है एल्कली मेटल का, और ग्रुप 2 का भी हो सकता है एल्कलाइन अर्थ मेटल का। In these reactions, non-metal will gain electron to form negative ions and ions, and metal will lose electrons to form positive ion cation। ठीक है, तो सोडियम देख लो, सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स 2 NaCl। ठीक है, इसको बैलेंस कर दिया क्योंकि क्लोरीन जो है वो डायटोमिक गैस है, Cl2 के फॉर्म में रहेगी, तो Na भी 2 लेने पड़ेंगे, तो फिर आपको 2 NaCl मिलेंगे। तो ये आपका NaCl बन गया। यहां मैंने बता दिया कि वो कैसे बना है। स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये हो गया हमारा क्या, रिएक्शन विथ मेटल्स पूरी तरीके से कंप्लीट। ठीक है, चले नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट उस पे, ठीक है, नेक्स्ट उस पे हम लोग देखते हैं नाउ रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। सो 6th रिएक्शन है हमारे पास, कौन सी, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन है अब वो देखते हैं। अगेन नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो नॉन मेटल तो चलिए है ही नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, और फिर दो नॉन मेटल जिनको दोनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्या करेंगे, आपस में मांडोली करेंगे।
आपस में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, यानी कि आपस में म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। तो यहां पर आपको हाइड्राइड मिलेगा, नॉन मेटल का हाइड्राइड, बट इट विल बी अ कोवेलेंट हाइड्राइड। ठीक है, तो अगेन नॉन मेटल मतलब ये क्लोराइड जैसा हो गया, क्योंकि वहां क्लोरीन गैस थी जो कि नॉन मेटल थी। यहां पर कौन है? हाइड्रोजन गैस है। यहां पर कौन है? हाइड्रोजन गैस है, जो भी अगेन नॉन मेटल है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा? वहां मिला था नॉन मेटल क्लोराइड, यहां मिलेगा नॉन मेटालिक हाइड्राइड, नॉन मेटालिक हाइड्राइड। तो दिस विल गिव यू नॉन मेटालिक हाइड्राइड। और नॉन मेटालिक हाइड्राइड किस नेचर का होगा भाई? अगेन इट विल बी ऑफ कोवेलेंट नेचर। तो इस हाइड्राइड को हम अगेन क्या कहेंगे? कोवेलेंट हाइड्राइड। कोवेलेंट समझ गए ना? कोवेलेंट मतलब जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग मौजूद हो। कोवेलेंट कंपाउंड होता है जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, शेयरिंग होती है। जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और जिस कंपाउंड में होती है उस कंपाउंड को कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। तो ये कोवेलेंट हाइड्राइड बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर देख लेंगे नॉन मेटल्स कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड्स। ये देखो कोवेलेंट हाइड्राइड्स। हालांकि कोवेलेंट बॉन्ड का लंबा डिस्कशन होगा कार्बेंस कंपाउंड्स में, तो तुम ये मत सोचना कि कोवेलेंट बॉन्ड अभी समझ में नहीं आया, अभी समझने की जरूरत भी नहीं है। कार्बेंस कंपाउंड्स का वेट करना, वहां पर दूसरा या तीसरा टॉपिक ही होगा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो वहां पर आपको डिटेल में समझाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, these hydrides can be either gases or liquids and they generally have acidic properties when dissolved in water. same जैसे नॉन मेटालिक क्लोराइड्स एसिडिक थे, PCl3HCl एसिडिक थे, वैसे नॉन मेटालिक हाइड्राइड्स भी एसिडिक होंगे इन जनरल। हालांकि सब पे बात लागू नहीं होती, कुछ बेसिक भी होते, वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट येट अगेन दे आर ऑल्सो एसिडिक इन नेचर। इन जनरल दे आर एसिडिक। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। हाइड्रोजन ले लिया आपने, हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्शन कर रहा है, H2S बना रहा है। ठीक है, H2 प्लस सल्फर गिव्स H2S, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फाइड। सेम हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, दिस इज हाइड्रोजन रिएक्टिंग विथ नाइट्रोजन गैस, आपका अमोनिया बना रहा है। हाँ, यहां पर ये देख लो कि अमोनिया आपका बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार एसिडिक बने, इन जनरल एसिडिक बनता है, लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल भी होते हैं जो हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटालिक हाइड्राइड जब बनाते तो बेसिक भी होते। तो अमोनिया इसका एग्जांपल है कि अमोनिया बेसिक है। NH3 जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। हालांकि ये बेसिक किस सेंस में बन रहा है, क्योंकि एक लुइस कंसेप्ट होता है एसिड और बेस का, उस कंसेप्ट के हिसाब से ये बेसिक है, तो हम अमोनिया को बेसिक ही मानते हैं। ठीक है, तो ये इन जनरल है कि वो एसिडिक होंगे, लेकिन बहुत सारे नॉन मेटालिक हाइड्राइड्स होते हैं जो बेसिक भी होते हैं, एंड अमोनिया इज वन ऑफ द एग्जांपल। स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहां पर हमारा पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल कंप्लीट हो गया। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा रिएक्शंस इन्वॉल्व नहीं थी, इसमें बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं थी हमारे पास। सिर्फ अगर देखा जाए तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड वाली जो पहली रिएक्शन थी वो ही रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट थी, और जो सवाल आएगा भैया वो इसी रिएक्शन पर ज्यादातर आएगा। तो वो रिएक्शन को मत भूलना नॉन मेटालिक ऑक्साइड के, और याद रखना उसका नेचर एसिडिक है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक, और जो मेटल ऑक्साइड्स थे पिछले वीडियो में जो डिस्कशन किया है, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जनरली बेसिक। ठीक है, हालांकि वहां कुछ एम्फोटेरिक भी थे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, और यहां कुछ न्यूट्रल भी थे, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड था। क्लियर हो गया? तो यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। अब जो अगला वीडियो होगा बेटा वो आएगा मेटलर्जी पर, मतलब वो मेटलर्जी के टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे कि मेटल्स को कैसे आप एक्सट्रैक्ट करते हो अर्थ क्रस्ट में से। अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें से आप मेटल को कैसे धरती के अंदर से निकालते हो, क्या उसकी प्रोसेसेस होती हैं, वो पूरी प्रोसेसेस डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अंडर द टॉपिक मेटलर्जी। हालांकि मैं बता दूं मेटलर्जी आपके बोर्ड लेवल पर नहीं है, आपको बोर्ड लेवल पर वो रैशनलाइज सिलेबस में चला गया है, मतलब वो कट चुका है। लेकिन फिर भी अगर आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो या आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर आपके लिए वो बहुत जरूरी टॉपिक बन जाता है, तो वो 100% आपको डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर मिलेगा। क्योंकि ऐसे कोई भी टॉपिक्स हम नहीं छोड़ते जो भले बोर्ड ने कैंसिल आउट कर दियो, बट फिर भी हम उन टॉपिक्स को जरूर पढ़ाते हैं। तो अगला टॉपिक जो मिलेगा वो मेटलर्जी पे मिलेगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर नहीं सब्सक्राइब किया, भाई बोलना नहीं पड़े, बार बार बोलने की वाली बात ही नहीं है, अपने आप से चैनल को उठाकर सब्सक्राइब करना है। अगर कोई डाउट है या चैनल ये इस वीडियो में कुछ पसंद नहीं आया है या कुछ बहुत पसंद आया है, तो प्लीज अपनी भावनाएं कमेंट सेक्शन में व्यक्त करें भाई,
प्लीज बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि काउंट ऑन अस कि हम लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, उसी से हमें मोटिवेशन, उसी से हमें इंस्पिरेशन, उसी से हमको सुधार करने का एक जो किक होता है वो मिलता है। अगर आप सोचो कि कमेंट नहीं करते, कौन सा सर पढ़ने वाले, तो आप गलत फहमी में हो। कमेंट्स हम लोग हमेशा पढ़ते हैं। ठीक है, कई बार होता है हम कमेंट्स को वहां पर रिप्लाई नहीं करते, बट इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ते भी नहीं है, पढ़ते जरूर है, रिप्लाई कभी कर देते, कभी लगता है हम वीडियो में आकर ही आप लोगों को रिप्लाई कर दें। ठीक है, तो एक बच्चे का कमेंट था कि एमसीक्यूज कब स्टार्ट होंगे। बेटा बस थ्योरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं एमसीक्यूज को भी स्टार्ट करा दूंगा, तो उसकी भी टेंशन नहीं लेना। तो कमेंट्स का फायदा उठाएं, कमेंट जरूर वहां पर पोस्ट करें, और जो भी चीजें हो, चैनल हो, वीडियो का लिंक हो, इसको जितना हो सके शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, जितना हो सके इसको स्प्रेड करें और लोगों तक इस चैनल के बारे में पहुंचाएं। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।